Okay. So good morning everybody. मेरा नाम डॉक्टर अजित कुमार है। मैं एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हूँ और अर्थ केयर फाउंडेशन जो एनजीओ है उसका फाउंडर चेयरमैन भी हूँ। मैं हिंदी में बोलूँ या अंग्रेजी में? हिंदी इज ऑल राइट विद एवरीबॉडी। सो चलिए आज की इस मीटिंग में ऑल ऑफ यू आर वेलकम। ये मीटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में हम लोगों ने आयोजित की है, जिसमें आप सबों का रोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो प्रोजेक्ट है गरीब नौजवान लड़के लड़कियां जो हमारे देश के हैं, जो गरीबी के कारण ठीक से पढ़ नहीं पाए, छोटे से गांव के छोटे स्कूल में, छोटे कॉलेज में पढ़े और अपनी जिंदगी की लड़ाई में सरकारी नौकरी ढूंढते रहे हैं। 10 जगह नौकरी ढूंढने के लिए अप्लाई करते हैं और काफी जगहों पे उनका फिर रिजेक्शन होता है, प्रॉब्लम होती है, सिलेक्शन नहीं हो पाता और वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो मेनली जो ये प्रोजेक्ट उड़ान 2.0 है, वो उन गरीब बच्चों को नॉलेज पहुंचाने के लिए है, जिससे कि उनकी नॉलेज अच्छी हो सके और वो हर एग्जाम में कॉम्पीट कर सके, उनको नौकरी अच्छी मिल सके और अपनी जिंदगी बना सके। मैं इसके बारे में पूरे विस्तार से I'll come later। पहले मैं आपको जो हमारी संस्था है अर्थ केयर फाउंडेशन, उसके बारे में बताता हूँ। अर्थ केयर फाउंडेशन एक 18 साल पुरानी एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट। और हम लोगों ने जो शुरू में इसकी स्थापना की थी, जो हमारे 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला कि हम जो संसार में पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पोल्यूशन कंट्रोल, इनके लिए काम करेंगे, जिससे कि आदमी की जिंदगी, मनुष्य की जिंदगी आगे अच्छी हो सके, साफ हवा, साफ पानी हमें मिल सके, हमारे जो बच्चे हों, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो, उनके लिए भविष्य हम साफ हवा, साफ पानी छोड़ के जाएं। ये एक उद्देश्य है हमारी संस्था का। दूसरा उद्देश्य है कि हम जो समाज में गरीब लोग हैं, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनको, उनके बच्चों को, उनकी महिलाओं को और उनके नौजवानों को हम इस तरह से नॉलेज और स्किल दे करके, जिसको कहते हैं ना नॉलेज मतलब ज्ञान, सब्जेक्ट का ज्ञान, और स्किल मतलब हुनर, इस तरह का ज्ञान और हुनर दे करके हम इतना काबिल और इतना मजबूत बना सकें कि वो समाज के दूसरे बच्चों के साथ जो अच्छे वर्गों से आते हैं और हर तरह से सशक्त हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हर एग्जाम में, हर कंपटीशन में कॉम्पीट कर सकें, उनको भी अच्छी नौकरी मिल सके और वो अपनी जिंदगी बना सकें। ये दूसरा जो हमारा उद्देश्य है। और तीसरा उद्देश्य है जिस पर हम आगे भविष्य में काम करेंगे, वो ये है कि हम जो समाज में जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, ऐसे काफी बड़ी संख्या में देश में सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी उम्र 60-65 से ऊपर है, वो अकेले रहते हैं शहरों में या गाँव में, क्योंकि उनके बच्चे बाहर चले गए हैं काम के सिलसिले में, अपने करियर बनाने के सिलसिले में। तो इन सीनियर सिटीजन्स को 10 तरह की प्रॉब्लम होती है, उनकी मदद कैसे की जाए, ये भी हम लोगों ने करने को सोचा है। हम भविष्य में इस पर विचार करेंगे। अभी जो ये हम लोगों ने भविष्य पिछले 2005 में हम लोगों ने जब स्थापना की इस संस्था की, तो पहले तो हम लोगों ने काफी बड़ी संख्या में दिल्ली के विभिन्न कॉलोनियों में पेड़ लगाए, और खास करके हम लोगों का सबसे ज्यादा जो फोकस था, जो हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण था, वो सिर्फ पेड़ लगाना नहीं था, बल्कि आसपास के नागरिकों को इस बात के लिए तैयार करना कि अगर आप पेड़ को बचाने के लिए तैयार हो तब हम पेड़ लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। क्योंकि ये बहुत बार बार देखा गया है कि पेड़ बड़ी संख्या में लगते हैं, कोई इनको देखभाल नहीं करता, वो पेड़ मर जाते हैं, तो ये ठीक नहीं होता है। इसलिए हम लोगों ने बड़ी संख्या में पेड़ लगाए, नागरिकों ने उनकी रक्षा की, और अब उन कॉलोनियों में ये पेड़ 40-40, 50-50 फीट के हो गए हैं। कॉलोनियां हरी भरी लगती हैं, साफ हवा लोगों को मिलती है, अच्छा लगता है। उसके साथ जो दिल्ली रिज का जंगल है, दिल्ली रिज फॉरेस्ट, उसमें काफी समस्याएं हो रही थी। उसमें लोग जाते थे और वहाँ काफी कचरा फैलाते थे, प्लास्टिक फैलाते थे। पेड़ों को, जो छोटे छोटे पेड़ वहाँ होते थे, उनको लोग ने जैसे तैसे मर्जी से उसको काट देना, उनकी डालियों को मोड़ देना, तोड़ देना,
तो वो सब हम लोगों ने काफी दिल्ली रिज की सफाई की, वहां नए पेड़ लगाए, ये सब काम हम लोगों ने काफी बड़े पैमाने पर किए। इसी बीच में 2007-8 के पास हम लोगों ने ये नोटिस किया कि दिल्ली में विभिन्न राज्यों से जो माइग्रेंट लेबर आते हैं, प्रवासी मजदूर जिनको कहते हैं ना, जो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई जैसे बड़े बड़े शहर में मजदूर आते हैं अपनी जीविका कमाने के लिए, कुछ अपना जीवन चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, कोई काम करने के लिए आते हैं। ऐसे मजदूर बड़े गरीब होते हैं और बड़े मुश्किल कंडीशन में रहते हैं। वो सबको म्यूट कर दीजिए एडमिन से। तो बड़ी मुश्किल कंडीशन में रहते हैं, तो और उनके बच्चे हालांकि म्युनिसिपल स्कूल में या सरकारी स्कूल में जाते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में देखा गया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ठीक ठाक नहीं होती है। तो उन बच्चों की जो पढ़ाई के प्रति रुचि थी, जो इंटरेस्ट था टुवर्ड्स स्टडीज, वो बहुत ही कम था। बच्चों की जो बिहेवियर बच्चों का था, जो व्यवहार था उनका, वो बहुत ही, मैं कहूँगा, खराब था। आपस में लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज करना, आसपास के पड़ोसियों से झगड़ा करना, और यहाँ तक कि कुछ बच्चे अपने माता पिता तक से झगड़ा करते थे, उनको गाली दिया करते थे। तो ये दिन भर वो इस तरह से इधर उधर घूमते फिरते रहते थे और 10 तरह की समस्याएं क्रिएट करते रहते थे। तो हम लोगों को लगा कि ये जो भविष्य का एक हमारा फ्यूचर जनरेशन है जो इस तरह से बर्बाद हो रहा है, उनके लिए कुछ किया जाना चाहिए। तो हम लोगों ने अपनी योजना उड़ान 1 प्रारंभ की, जिसमें हम लोगों ने एक नॉलेज सेंटर की स्थापना की थी दिल्ली में ही, साउथ दिल्ली में फ्रीडम फाइटर एनक्लेव में, जहां पर मैं रहता हूं वहीं पे। और वहां पे हम लोग ये करते थे कि हर दिन आफ्टरनून में, दोपहर के बाद 3 बजे हम बच्चों को बुलाते थे 3-4 घंटों के लिए, जिससे कि वो अपना स्कूल भी उनको छोड़ने की जरूरत ना पड़े, वो स्कूल जाएं, वहां से वापस घर आए, फिर उसके बाद अपना वो सेपरेट अस्पताल अठन दो ना हो। मैं आज ऐसे उस मदर पे तो जो बच्चे दिन भर इधर घूमते थे, गाली गलौज मारपीट करते थे, तो हम लोगों ने उनके लिए नॉलेज सेंटर की स्थापना की। हर दिन 3 बजे हम बच्चों को बुलाते थे, वहाँ करीब 3.5-4 घंटे बच्चे रहते थे। उसमें हम 2 काम करते थे। पहला कि उनको हम जो भी, जिस क्लास में भी वो बच्चे पढ़ते हों, उस क्लास के सब्जेक्ट की जानकारी, सब्जेक्ट की पढ़ाई हम कराते थे, जिससे उनका नॉलेज अच्छा हो। दूसरा कि हम उनके कैरेक्टर बिल्डिंग पे हम लोगों का बहुत बड़ा फोकस था। एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा नागरिक बनना, कैसे लोगों से अच्छे से व्यवहार करना, किसी से झगड़ा नहीं करना, गाली गलौज नहीं करना, किसी को गलत शब्द नहीं बोलना, कैसे माता पिता की इज्जत करना, बड़ों की इज्जत करना, कैसे नियम कानून की इज्जत करना, ये सब चीजें हम लोग उनको सिखाते थे। और इससे एक तरफ तो बच्चों की नॉलेज में बहुत अच्छा बदलाव आया, उनकी नॉलेज सब्जेक्ट की अच्छी हुई, वो क्लास में अच्छा करने लगे, उनको अच्छे मार्क्स आने लगे। और दूसरी तरफ उनके बिहेवियर में बहुत बड़ा बदलाव आया, उनके व्यवहार में। दे स्टार्टेड चेंजिंग टू बिकम गुड चिल्ड्रन एंड गुड सिटीजन्स। यहाँ तक कि कभी कभी ये बहुत ही हम लोगों को सुखद एहसास हुआ, बड़ा प्लेजेंट हम लोगों को एक एक्सपीरियंस हुआ कि एक बार कुछ इनके बच्चों के माता पिता हमसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि सर, आपने हमारे बच्चों को क्या कर दिया है। तो मुझे थोड़ा सा, मैं चौंका, क्योंकि मुझे लगा कि आई मीन, हैव आई डन समथिंग रॉन्ग और हैज द ऑर्गेनाइजेशन डन समथिंग रॉन्ग। आई मीन, ये कंप्लेन क्यों कर रहे हैं। हमने पूछा क्या बात है, आपकी क्या कंप्लेन है। उन्होंने कहा कि सर, कंप्लेन नहीं है, हम कहना ये चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे कल तक हमसे झगड़ा करते थे और हमें भी गालियां देते थे कभी कभी, आज वो बच्चे सुबह से उठ के हमारा और अपनी माँ के पैर छू के प्रणाम करते हैं। In the morning, these children get up and touch the feet of mine and my wife, I mean their mother. They touch the feet of their parents in the morning and they wish them. So, it was a very pleasant surprise and very good learning कि बच्चों को अगर ठीक से गाइड किया जाए तो बच्चों में बदलाव लाया जा सकता है।
और असर ये हुआ कि 2019 तक, जब तक कोविड आया, तब तक करीब करीब 3042 बच्चों को हम लोगों ने इस नॉलेज सेंटर से सहायता पहुंचाई। और कोविड में हमें ये बंद करना पड़ा। कोविड के बाद फिर हम लोगों ने इस सेंटर को शुरू किया है। और हम लोगों ने ये देखा कि जो बच्चे उस समय, ये 3042 बच्चे हैं जो हमारे उस नॉलेज सेंटर में आते थे, उनमें से ज्यादातर बच्चे आज जिसको कहेंगे एक वाइट कॉलर सिटीजन के रूप में, या तो कहीं वाइट कॉलर नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, इनमें से काफी बच्चे छोटी मोटी बिजनेस शुरू कर चुके हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। कुछ दिन पहले एक बच्चा मुझसे मिलने आया था कि सर, मैंने पेस्टिसाइड की अपनी बिजनेस खोली हुई है और मुझे महीने में 50 से 55 हजार रुपए का इनकम होता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जो बच्चे कल तक बिल्कुल दिन भर गाली गलौज करना, इधर उधर मारे मारे फिरना, कुछ करना नहीं, वो बच्चा आज एक सफल बिजनेसमैन बनने के रास्ते पर है और अच्छा काम कर रहा है। बहुत बड़ी बात थी। और उसका सबसे बड़ा असर ये होता था, मुझे हम लोगों को लगा कि वो कल देश के एक बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे, देश के विकास में, देश को आगे बढ़ाने में सहयोग देंगे, समाज को आगे बढ़ने में सहयोग देंगे। तो ये हम लोगों का प्रोजेक्ट उड़ान 1 था, जिससे हम लोगों ने सीखा कि जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में कि नॉलेज इज नॉट बिहोल्डन टू द मनी वन हैज, यानी किसके पास कितना पैसा है उस पर यह डिपेंड नहीं करता कि उसको कितनी नॉलेज दी जा सकती है या उसको कितना नॉलेज होगा। डिपेंड ये करता है कि गरीब से गरीब बच्चे को भी अगर सही रास्ता दिखाया जाए, सही रूप से उसकी मदद की जाए, उसको एक तरह से जिसको कहते हैं ना उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाए, तो वो गरीब बच्चा भी आगे बहुत कुछ कर सकता है, बहुत अच्छा नागरिक, बहुत सफल जीवन में इंसान बन सकता है। फिर कोविड आया तो कोविड में सब कुछ बंद था, जब पूरा चारों तरफ लॉकडाउन था। तो हमारी संस्था में जो हमारे 3 लेवल का स्ट्रक्चर हमारा है, वो भी मैं आपको बता दूं। सबसे ऊपर हमारी संस्था में है सीनियर मेंटर्स, जो मेरे ऐसे रिटायर्ड लोग हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के ऑफिसर हैं, दूसरे सिविल सर्विस के ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड सेना के कमांडर्स हैं, बैंकों के बहुत सीनियर बोर्ड लेवल से जो रोड मेंबर रिटायर हुए हैं, बैंकों से जो बोर्ड लेवल के ऑफिसर्स थे वो हैं, प्राइवेट सेक्टर के जो सीनियर लोग हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में सीएमडी और चेयरमैन होकर रिटायर हुए हैं, वैसे लोग हैं। ये सबसे ऊपर का हमारा टियर है, जो स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर का ये ग्रुप है, जो हमारे अर्थ केयर फाउंडेशन को हर चीज के लिए गाइड करता है, इसलिए हम उनको सीनियर मेंटर्स कहते हैं। उसके नीचे है स्ट्रेटेजिक टीम, जो सारी योजनाओं को बनाता है और उनको इम्प्लीमेंट करता है। इस स्ट्रेटेजिक टीम में ऐसे यंग लोग हैं जो वर्किंग हैं, वर्किंग आईएएस ऑफिसर्स भी हैं उसमें, वर्किंग दूसरे सिविल सेवा के लोग हैं, वर्किंग कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हैं, वर्किंग बैंकों के लोग हैं। इस तरह से उसमें काफी वर्किंग यंगस्टर्स हैं और वही सारी योजनाओं को चलाते हैं, उनको ड्राइव करते हैं। और उसके नीचे फिर हमारे स्टूडेंट वॉलंटियर्स हैं, जो बड़ी संख्या में विभिन्न कॉलेजों के स्टूडेंट वॉलंटियर्स हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जो विभिन्न योजनाओं पे काम करते हैं, उनके योजनाओं को बनाने में सहयोग करते हैं, मॉनिटरिंग में सहयोग करते हैं, और उनका भी बहुत बड़ा योगदान है योजनाओं को आगे बढ़ाने में। और ऑफ कोर्स उसके साथ हमारा अर्थ केयर फाउंडेशन का ऑफिस है, जो सबों को सपोर्ट करता है। तो हम लोगों ने जब ये देखा लॉकडाउन में हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो फिर सभी लोगों ने मिलकर सोचना शुरू किया कि हमें आगे क्या करना चाहिए, जब भी कभी लॉकडाउन खुलेगा तो हम क्या कर सकते हैं। फिर हम लोगों के दिमाग में ये बात आई कि भाई हमारे देश में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन ऐसा है, जो नौजवान बच्चे बच्चियां हैं, उन्होंने 10+2 ग्रेजुएशन कर लिया है, और हर आदमी के गांव में मोहल्ले में ऐसे बच्चे हैं, गरीब हैं, छोटे गांव छोटे शहर से आते हैं, गरीबी के कारण कहीं बाहर जाके पढ़ नहीं पाए अच्छे स्कूल में, तो गांव के ही छोटे स्कूल छोटे कॉलेज से पढ़े। और छोटे स्कूल छोटे कॉलेज वगैरह से पढ़ने के कारण इनके साथ 2-3 समस्याएं होती हैं जो हम लोगों ने नोटिस की उस समय। और मैं आपको बताऊं कि मेरा अपना, मैं खुद भी उन्हीं समस्याओं से गुजरा हूं। मैं बिहार के एक बहुत छोटे से जिले सीतामढ़ी से आता हूं, और जब 1950-60 के दशक में मैं वहाँ गांव के स्कूल में पढ़ता था, तो हमारा स्कूल मेरे घर से काफी दूर था, और मेरे स्कूल पहुंचने में 3 नदी नाले पार करने पड़ते थे। जब बरसात में वो नदी नाले भर जाते थे तो स्कूल करीब 2.5-3 महीने के लिए बंद हो जाता था।
तो पढ़ाई की कितनी बड़ी हानि होती थी और गरीबी के कारण हम कहीं बाहर नहीं जा पाते थे। लेकिन जैसा होता है बच्चों के बारे में, हम बच्चे थे, हमें इतनी समझ नहीं थी कि पढ़ाई की हानि हो रही है, क्या हो रहा है। हम इस बात से खुश होते थे कि चलिए अच्छा हुआ स्कूल बंद हो गया, 3 महीने हम मौज करेंगे, स्कूल बंद रहेगा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस तरह की समस्याएं गांव के बच्चों को बच्चे फेस करते हैं। और जब पढ़ते हैं छोटे स्कूल और छोटे कॉलेज में तो अक्सर देखा गया है उनको 2-3 समस्याएं उनके साथ उनके सामने आती हैं और उनकी पर्सनालिटी में 2-3 कमियां होती हैं। पहला, जो आप सब लोगों ने भी महसूस किया होगा, आप में से काफी लोग, मेरा विश्वास है कि गांव से जुड़े हुए होंगे, गांव से आते होंगे, तो आपने भी देखा होगा। पहली चीज होती है कि इन छोटे गांव, छोटे शहर से आने वाले गरीब बच्चे बच्चियां जो होती हैं, नौजवान बच्चे बच्चियां, उनको अंग्रेजी ठीक से नहीं आती। They can't speak good English, they can't write good English. So that is one of their serious handicaps. दूसरी चीज कि इनको कोई भी स्मार्ट बनने का तरीका नहीं सिखाता, जैसे कैसे कपड़े पहन के इंटरव्यू में जाना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे लोगों से बातचीत करनी चाहिए, कैसे दूसरों का आदर करते हुए बात करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। और इन सब के कारण ये बच्चे जब 10+2 कर लेते हैं या ग्रेजुएशन कर लेते हैं, जब नौकरी की तलाश में निकलते हैं, तो जहां जाते हैं इंटरव्यू में ये इस तरह की गलतियां कर बैठते हैं। जैसे अमूमन देखा गया है कि ये बच्चे इंटरव्यू में जैसे तैसे लाल नीले पीले कपड़े पहन के चले जाते हैं, प्रॉपरली ड्रेसअप करके नहीं जाते हैं। इंटरव्यू के जब जाएंगे, इनका नाम पुकारा जाएगा तो बिना इंटरव्यू बोर्ड के कमरे के बाहर नॉक किए हुए सीधा अंदर धड़धा के घुस जाएंगे। They will not knock at the door. They will not take any permission. They will just enter inside. Even when they enter inside, they will not take permission, and without permission, they will sit on the chair. So what happens is कि इंटरव्यू बोर्ड को ऐसा लगता है कि ये बच्चा फिर इतना भी डिसिप्लिन नहीं जानता है, इतना भी स्मार्ट नहीं है कि कैसे कपड़े पहने, कैसे घुसे, कैसे बैठे, इनको कैसे सेलेक्ट किया जाए, फिर उनका रिजेक्शन हो जाता है। तो ज्यादातर जगहों में जहां ये प्राइवेट में या सरकार में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहां इनका रिजेक्शन होता रहता है। ये मारे फिरते रहते हैं फिर नौकरी की तलाश में। दूसरी तरफ इनमें से कुछ बच्चे होते हैं जो सरकारी नौकरियों के लिए जो एग्जामिनेशंस होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, उसमें बैठने की हिम्मत करते हैं, उसके लिए फॉर्म भरते हैं, सोचते हैं कि हम भी एग्जाम दें और हो सकता है मेरा हो जाए तो मुझे अच्छी नौकरी सरकार में मिल जाएगी। तो ज्यादातर बच्चे सरकार की जो लोअर लेवल की पोजीशंस होती हैं उनके लिए फॉर्म भरते हैं। जैसे हर राज्य में क्या तो उसमें कहा गया मुकम्मल म्यूट कर दो इनको, मुकम्मल म्यूट करो इनको। पानी तो ये कह रहा था कि जो आजकल हर राज्य में ना सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन होता है, जो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में जो चपरासी की नौकरी होती है या क्लर्क की नौकरी होती है, उसके लिए इम्तिहान लेता है, एग्जाम लेता है और उससे सिलेक्शन होता है। इसी तरह जितने भी फोर्सेस हैं, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उसमें भी जवानों के नियुक्ति के लिए एग्जामिनेशंस होते हैं। इसी तरह जो हमारे बैंक हैं उसमें क्लर्कों के नियुक्ति के लिए एग्जामिनेशंस होते हैं बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड से। तो हर तरफ चाहे वो केंद्र सरकार के मंत्रालय हों या राज्य सरकार के विभाग हों, सभी के ऑफिसेज में नौकरियों के लिए कंपटीशन होते हैं आजकल। तो कुछ बच्चे जो ये गरीब नौजवान लड़के लड़कियां होते हैं वो हिम्मत करके इन नौकरियों के लिए भी फॉर्म भरते हैं, लेकिन यहाँ भी उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। मिस्टर जुवैद अहमद, विल यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। होता यह है कि जब ये कहीं भी फॉर्म भर तो देते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि इन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए बहुत जगह पे कोचिंग सेंटर्स चलते हैं। उसकी कोचिंग सेंटर्स की फीस आपको पता है, दिल्ली जैसे महानगर में तो बहुत ज्यादा है, और हर जगह, हर स्टेट के कैपिटल में कोचिंग सेंटर्स हैं, दूसरे शहरों में हैं जो 10,000, 20,000, 50,000, लाखों तक का पैसा मांगते हैं कोचिंग के लिए।
और ये गरीब बच्चे बेचारे कोचिंग का पैसा दे नहीं पाते हैं, इसलिए कोचिंग नहीं कर पाते। कोचिंग नहीं कर पाते हैं तो फिर इनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है उस एग्जाम के लिए, और रिजल्ट ये होता है कि उस एग्जाम में बेचारे बच्चे कोशिश करते भी हैं लेकिन उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो अंत में देखिए थक हार के इन्होंने सब कोशिश कर ली, हर जगह छटाई हो गई। मेनली दो तीन कारण से, कि अंग्रेजी नहीं बोल पाते, स्मार्ट टेस्ट के बारे में नहीं पता, तैयारी अच्छी नहीं हो पाती क्योंकि कोचिंग के पैसे नहीं हैं। इन 2-3 कारणों से हर जगह ये बेचारे पीछे रह जाते हैं, नौकरी नहीं मिल पाती, और अंत में थक हार के ये सारे गरीब नौजवान बच्चे बच्चियां कोई छोटा मोटा काम अपने छोटे से गांव के आसपास, छोटे शहर के आसपास कहीं भी कुछ ढूंढते हैं और उससे किसी तरह अपनी जिंदगी चलाते हैं। तो एक तरह से मैं कहूंगा कि ये गरीबी के दलदल में फंसे हुए थे पहले भी, और गरीबी के दलदल में ही ये और इनका परिवार फंसा रह जाता है। अब जरा इनको थोड़ा आंकड़ों के तरफ के हिसाब से समझिए समस्या कितनी बड़ी है, कितनी गंभीर है। कहते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या आज करीब 140-150 करोड़ के करीब है, और हमारे देश की जनसंख्या का करीब 35% नौजवान लोग हैं, हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां हैं। तो करीब 140-150 करोड़ का 35% ले ली जाए तो करीब 50 करोड़ ऐसे बच्चे, नौजवान बच्चे बच्चियां हैं जो हमारे देश के नौजवान हैं, और इसीलिए हमारे देश को एक यंग नेशन कहा जाता है आज। लेकिन इन 50 करोड़ के जनसंख्या को अगर आप जो पॉवर्टी लाइन इंडेक्स है, जो गरीबी रेखा का इंडेक्स है हमारे यहाँ, आज जितने लोग गरीबी रेखा से नीचे माने जाते हैं वो करीब 19 से 20% है जनसंख्या का। तो अगर पूरी जनसंख्या का 19 से 20% गरीबी रेखा से नीचे है तो नेचुरली ये जो हमारे 50 करोड़ नौजवान हैं उनका भी 20% गरीबी रेखा से नीचे होगा। तो 50 करोड़ का 20% यानी करीब 10 करोड़ देश में ऐसे नौजवान बच्चे बच्चियां हैं आज जो गरीब हैं, छोटे गांव छोटे शहर से आते हैं। जो समस्याएं उनकी हैं मैं आपको बता चुका हूं, और उन समस्याओं के कारण ये कुछ ठीक से कर नहीं पाते हैं लाइफ में, कुछ नौकरी नहीं प्राप्त कर पाते, इसलिए गरीबी के दलदल में फंसे रह जाते हैं। तो एक तरफ तो ये 10 करोड़ नौजवान और उनका परिवार गरीबी के दलदल में फंसे रहे, दूसरी तरफ इसका एक सबसे गंभीर परिणाम, सबसे गंभीर इफेक्ट ये होता है कि ये 10 करोड़ नौजवान यंग बॉयज एंड गर्ल्स, दे आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट टू द नेशंस डेवलपमेंट। ये हमारे राष्ट्र के विकास में ये 10 करोड़ नौजवान बच्चे बच्चियां अपना सहयोग नहीं दे पाते, अपनी भागीदारी, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते हैं। जबकि ये कहा गया है ना कि नौजवानों में इतनी ताकत होती है कि पूरी दुनिया बदल के वो रख सकते हैं। तो ये 10 करोड़ नौजवान हमारे देश के होते हुए भी बिल्कुल ही देश के विकास में सहयोग नहीं कर पाते। ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा घाटा कहा जाएगा, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा हैंडीकैप हो जाता है। तो आप इमेजिन करिए कि इन 10 करोड़ नौजवानों में से अगर कुछ को भी हम लोगों ने मिलकर के आगे बढ़ाया, उनको अच्छी नॉलेज दे दी, उनको अच्छे तरीके से स्मार्ट बनना सिखा दिया, सॉफ्ट स्किल्स बता दिया, तो कितना बड़ा काम होगा कि ये खुद तो आगे बढ़ेंगे ही, इनका परिवार आगे बढ़ेगा, गरीबी के दलदल से बाहर निकलेगा, अपना भविष्य चमका सकेंगे ये सभी, और साथ साथ ये देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान करेंगे, जिससे देश के विकास की जो गति है वो कई गुनी आगे बढ़ जाएगी, है ना। तो ये हम लोगों को समझ में आया कि हमें इन नौजवान बच्चे बच्चियों की मदद करने के बारे में सोचना चाहिए, और इसीलिए हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट उड़ान 2 की बात की, और प्रोजेक्ट उड़ान 2 की परिकल्पना की हम लोगों ने फॉर्मुलेट किया। हम लोगों ने ये सोचा कि हम इनको अगर कहीं आगे हम कहीं सेंटर एस्टैब्लिश करें पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, इनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, इनको स्मार्ट बनाने के लिए, इनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, तो वहाँ इन सब के आने जाने में फिर इनको खर्च करना पड़ेगा या आके रहने में खर्च करना पड़ेगा, तो शायद ये गरीब बच्चे नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों को लगा कि हमें किसी तरह से इन लोगों के दरवाजे तक ये नॉलेज पहुंचाना चाहिए कि ये बच्चे घर बैठे ये सारे नॉलेज प्राप्त कर सकें, जिससे कि इनको उस नॉलेज प्राप्त करने में कोई खर्च आने जाने का, रहने का ना लगे। और कोविड के समय आप लोगों ने देखा ही है कि ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन लर्निंग हैड स्टार्टेड वेरी वेल एंड इट टुक ऑफ वेरी वेल, बहुत इफेक्टिव रहा, बहुत अच्छा रहा और आज भी चल रहा है। देन वी थॉट कि वी शुड डू इट ऑनलाइन। तब हम लोगों ने ये सोचा कि हम ऑनलाइन कोर्सेज करेंगे इनके लिए,
2-3 तरीके के। पहला, हम इनको इंग्लिश लैंग्वेज की कोर्सेज देंगे ऑनलाइन। दूसरा, हम इनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स के कोर्सेज देंगे ऑनलाइन। और तीसरा, हम इनको जितने भी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस होती हैं राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, चाहे वो बैंकों की हो, आर्मी की हो, नेवी की हो, किसी की भी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हो, उस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की कोचिंग हम इनको देंगे ऑनलाइन। और हम लोगों ने इन 3 सब्जेक्ट के बारे में सोचा, और हम लोगों ने फिर इन लोगों की बात सुनने के लिए कि हम इनसे भी पूछेंगे इन्हें क्या चाहिए, हम लोगों ने 10 राज्यों के बच्चों से सर्वे कराया कि भाई हम लोग आपके बारे में ये सोचते हैं, आप क्या कहते हैं, आपके लिए ठीक होगा ये कोर्सेज या नहीं होगा। तो 1091 बच्चों ने हमें उसमें जवाब दिया 10 राज्यों से, जिसमें कि उन्होंने 2 बड़ी अच्छी बातें बताई। पहला तो कहा कि ये 3 कोर्सेज बहुत जरूरी है, आप हमें दीजिए तो हम लोगों की जिंदगी बन सकती है, हम प्रयास करेंगे। लेकिन साथ साथ हमें एक करियर काउंसलिंग का भी कोर्स दीजिए, क्योंकि हमें आज ये नहीं पता कि देश में हजारों नई तरह की नौकरियां कैसे खुल गई हैं, चाहे वो IT सेक्टर में हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, सर्विस सेक्टर में हो। अब तमाम नौकरियां खुल गई हैं, लेकिन हमें पता नहीं है, इसलिए हम सरकारी नौकरी के पीछे भागते रहते हैं, वो नहीं मिलती है तो फिर हम थक हार के बैठ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें आप करियर काउंसलिंग का कोर्स भी जरूर दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया, प्रैक्टिकल सुझाव इस योजना को सफल बनाने के लिए। वो ये था कि हम लोगों ने ये कहा था कि हम आपको ये ऑनलाइन कोर्सेज लाइव देंगे हर दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, और आप उसमें लाइव कोर्सेज में ज्वाइन करिए और पढ़िए। इन बच्चों ने बड़ी प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ अनुभव हम लोगों को बताया कि सर देखिए, जब तक हम लोगों को कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल जाती है तो हम नौजवान बच्चियां हम घर में बैठे थोड़ी रहते हैं, क्योंकि हमने 10+2 कर लिया है, नौकरी के लायक हो गए हैं, ग्रेजुएशन कर लिया है। इसलिए हम कोई ना कोई छोटा मोटा काम भी हम अपने घर के पास, अपने छोटे से शहर में कहीं भी हम करते हैं, जिससे 2-4 हजार रुपए कमाते हैं, फिर परिवार की मदद करते हैं। इसलिए अगर आप ये उम्मीद करेंगे कि हम अपनी इस कमाई को छोड़ करके दिन भर आपके कोर्सेज में बैठे पढ़ें, तो शायद ये हम लोगों के लिए संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर हमारा परिवार भूखों मरेगा, हमारी कमाई नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा आप क्या ऐसा नहीं कर सकते कि आप ऐसे तरीके से कोर्स हमें दीजिए जिससे कि हम कभी भी कहीं भी बैठ के पढ़ सकें, दिन हो रात हो, जब हमको फुर्सत हो हम बैठ के पढ़ सकें। ये एक बहुत अच्छी बात थी, बहुत ही प्रैक्टिकल सजेशन था। तो हम लोगों ने फिर अपनी टेक्निकल टीम से बात की, जो हमारे कोर्स प्रोवाइडर हैं उनसे बात की, और अंत में हम लोगों ने इस पूरे योजना में फ्लेक्सी टाइम और फ्लेक्सी लोकेशन का कॉन्सेप्ट कोर्सेज में जोड़ा। मतलब फ्लेक्सी टाइम मतलब टाइम फ्लेक्सिबल है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं, और फ्लेक्सी लोकेशन मतलब आप कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं, आपको कहीं एक जगह आने की, एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है। आप अपने खेत में बैठे हों, अपने खलिहान में बैठे हों, आप जहां नौकरी कर रहे हो वहां बैठे हों, आपके पास समय है, दिन हो रात हो, कभी भी आप पढ़ सकते हैं और कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं। तो इससे ये बच्चों को सुविधा हुई। उन्होंने कहा कि हाँ, अब हमें दिक्कत नहीं होगी, हम अगर दिन में काम भी करते हैं तो हम शाम में रात में बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। हम लोगों ने कोर्सेज को डिजाइन इस तरह से किया है कि लाइव कोर्सेज तो चलेंगी ही, जिसकी सूचना बच्चों के पास पहले से रहेगी कि किस समय लाइव सेशन, लाइव क्लासेस चल रही हैं। बच्चे के पास फुर्सत है तो वो उसको ज्वाइन करें, अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर वो उसी सेशन का, सारे जितने भी कोर्सेज चलेंगे, जितने भी सेशन चलेंगे, उनकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहेगी बच्चों के लिए, और बच्चा जब भी फुर्सत होगा उसको फिर देख कर पढ़ सकता है। तो ये सारी योजना बनी। अब सबसे अंत में समस्या ये थी कि हम जो ये सोच रहे हैं कि हम देश के कोने कोने के जो छोटे छोटे गांव, छोटे शहर में बच्चे इस तरह के हैं, उन तक पहुंचेंगे, तो उन तक पहुंचेंगे कैसे? तो उसमें फिर आप जैसे कॉमन सर्विस सेंटर और VLEs की बात हमारे सामने आई। मैं जब सर्विस में था तभी ये कॉमन सर्विस सेंटर योजना की शुरुआत आज से करीब 25 साल पहले हुई थी। तब हम लोगों को ध्यान में आया कि इस तरह के कॉमन सर्विस सेंटर हैं जो सभी तरह की सर्विसेज प्रदान करते हैं छोटे से गांव, सुदूर गांव में, जो कहते हैं ना कि बहुत ही रिमोट विलेजेस में भी आप लोग हैं, वहां पे सब सुविधा लोगों को मिलती है आपके माध्यम से। तब हम लोगों ने कॉमन सर्विस सेंटर एकेडमी से संपर्क किया और दे हैव बीन सो नाइस कि उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया हमारे साथ, और आज इसीलिए हम लोग आपसे मिलके यहाँ एक दूसरे से बात कर रहे हैं।
कि हम लोगों ने पूरे कॉमन सर्विस सेंटर का जो नेटवर्क है आपका 5-5.5 लाख सेंटर का पूरे देश में, और कॉमन सर्विस सेंटर एकेडमी जो करीब 50-55 हजार हैं पूरे देश में, उनके माध्यम से हम देश के कोने कोने में पहुंच रहे हैं आज उड़ान 2 प्रोजेक्ट को लेकर गरीब बच्चों की मदद करने के लिए। और उसी के सिलसिले में आज आपसे ये बात हो रही है। तो ये सारी योजना इस तरह बनी। उसमें एक चीज हम लोगों ने जरूर की थी इस योजना में, हम लोगों ने कहा था कि भाई हम किसी भी बच्चे को कोई भी कोर्स बिल्कुल फ्री 100% फ्री नहीं देंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि आप में से हर आदमी इस बात से सहमत होगा कि अगर किसी को भी आप कोई चीज बिल्कुल फ्री दे दीजिए तो वो उसकी इज्जत नहीं करता है, उसकी वैल्यू नहीं करता है। इसलिए अगर हम बच्चे को टोटल कोई कोर्स फ्री दे भी दें तो बच्चा उसकी वैल्यू नहीं करेगा, ठीक से पढ़ेगा नहीं, अपना भी समय बर्बाद करेगा, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का समय, हम लोगों की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए हम लोगों ने उसमें ये जानबूझ के जोड़ा है कि हम एक छोटी सी राशि बच्चे से जरूर लेंगे। अगर किसी कोर्स का मार्केट में चार्ज 2000 रुपए है तो हम बच्चे से ये जरूर कहेंगे आप 100, 150, 200 रुपए उस कोर्स के लिए आप जमा करिए, जिससे कि अगर बच्चा अपनी कमाई का 200 रुपए जमा करता है या अपने पिताजी की कमाई का जमा करता है, तब वो उस कोर्स को वैल्यू करेगा, ठीक से पढ़ेगा, अपनी जिंदगी बनाने के लिए फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, गंभीरता से इस चीज को लेगा। इसलिए हम लोगों ने जानबूझ के ये रखा कि हम हर कोर्स में एक छोटी सी राशि बच्चे से चार्ज करेंगे, और बाकी उसके लिए जो भी हमें कोर्स प्रोवाइडर को देना पड़ेगा पैसा, वो हम अपने डोनर्स के पास से डोनेशन की राशि इकट्ठा करके हम देंगे। और उसके बाद बात आई कि हमको कोर्सेज कौन से लेने चाहिए जिससे बच्चों को ज्यादा फायदा हो। तो उसमें हम लोगों ने एक ये रखा बहुत ही कड़ा नियम कि हम जो देश के सबसे अच्छे कोर्सेज हैं वही लेंगे। तो जैसे आप देखिए जितने भी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के कोर्सेज हैं वो हम लोगों ने फिजिक्स वाला के लिए हैं। हम लोगों ने सबसे पहले सभी जितने भी कोर्स प्रोवाइडर हैं उनके कोर्सेज मंगाए, हमारी एक्सपर्ट कमेटी ने उन कोर्सेज का एवेल्युएशन किया और सबों ने पाया कि फिजिक्स वाला के कोर्सेज सबसे अच्छे हैं, प्लस मार्केट में भी फिजिक्स वाला का रिपुटेशन भी सबसे अच्छा है, सबसे पॉपुलर देखा गया। तो इसलिए हम लोगों ने रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के सारे कोर्सेज फिजिक्स वाला के लिए हैं जो देश का सबसे अच्छा कोर्स माना जाता है। एक दूसरी चीज, इंग्लिश के लिए इसी तरह एनगुरु एक संस्था है जो अंग्रेजी के कोर्सेज देती है, अंग्रेजी सिखाती है, और वो भी देश के सबसे जाने माने अंग्रेजी सिखाने वाली संस्था के रूप में जानी जाती है। उसको हम लोगों ने इंग्लिश कोर्स के लिए लिया। और तीसरी चीज पर्सनालिटी डेवलपमेंट और करियर के कोर्स के लिए बेंगलोर की एक कंपनी है नो दाई चॉइस, जो देश की एक जानी मानी कंपनी है जो अच्छा काम करती है, उनके कोर्स भी बड़े अच्छे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सॉफ्ट स्किल्स के लिए, उनके कोर्सेज हमने लिए। तो हम लोगों ने सारी व्यवस्था इस तरह की कि हम सबसे अच्छे कोर्सेज लें, कॉमन सर्विस सेंटर का इतना, और फिर हम ऑनलाइन सारी चीजें बच्चों के घर के दरवाजे तक पहुंचा सकें, जिससे बच्चे को पढ़ने में और कोई खर्च और कोई पैसे की कमी उसके आड़े ना आए, पैसे की कमी कारण उसको परेशानी ना हो। ये सारी ये योजना है। और मेरा अपना मानना है और मेरे ख्याल से आप लोग भी सहमत होंगे कि अगर इन बच्चों को ठीक से आपने चयन करके उनका इसमें रजिस्ट्रेशन किया, उनको ठीक से कोर्स दिलाए, बच्चे ने ठीक से पढ़ा, उसको नौकरी मिलती है, एग्जामिनेशन में सफल होता है, तो आप एक बच्चे को भी सफल बना देंगे जिंदगी में, तो बच्चा जिंदगी भर आपके लिए आपका एहसानमंद होगा, एंड ही विल बी इंडेटेड टू यू, आपका ऋणी रहेगा वो बच्चा जिंदगी भर। तो ये सारी योजना ये है। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप इसमें आपको करना क्या है। हम लोगों ने इसके बारे में पूरा डिटेल जो एक सूचना है, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बना करके आपके दिल्ली हेडक्वार्टर के माध्यम से आप सब लोगों को सर्कुलेट किया है, जो मेरा ख्याल है आप लोगों तक पहुंच गया होगा। अगर नहीं पहुंचा होगा तो मेरे ख्याल से आज पहुंच जाएगा। उसमें सारी बातें दी हुई हैं, लेकिन मैं एक बार आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं, जिससे कि किसी तरह का किसी को कोई शक ना रहे। सबसे पहले तो आपको अपने आसपास के, अपने गांव में जहां आपका सेंटर है या शहर में जहां आपका सेंटर है, अपने आसपास के लोगों में आप इसका प्रचार प्रसार कीजिए। लोगों को बताइए कि ये प्रोजेक्ट उड़ान 2 है क्या। लोगों को बताइए कि ये प्रोजेक्ट ऐसे गरीब बच्चों को नॉलेज और कोचिंग देने के लिए है, ऐसे गरीब बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए, स्मार्ट बनाने के लिए और रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की कोचिंग देने के लिए है, जो गरीब हैं और गरीबी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।
10+2 कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन गरीबी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हर जगह उनकी रिजेक्शन होती है। ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी जिंदगी बनाने के लिए एक कोर्स है और ये एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है ऐसे बच्चों के लिए। ये बात आप आसपास के लोगों को समझाइए। दूसरी चीज की, चूंकि आप जहाँ जिस गांव में हैं या जिस शहर के जिस मोहल्ले में हैं, वहाँ के लोगों को आप जानते हैं अच्छी तरह, तो आपको पता होता है कि ये कौन सा बच्चा ऐसा है जो सचमुच इसके लिए एक डिजर्विंग सही कैंडिडेट होगा, जिसको ये सहायता मिलनी चाहिए। तो वैसे बच्चों का आप चुनाव करिए, आइडेंटिफाई करिए उनको कि हु आर द कैंडिडेट हु आर डिजर्विंग पुअर young boys and girls, those who have done 10+2 or have done graduation, and if we give them this help, they can move on in life and they can do something good in life, they can prosper in life. तो दूसरा स्टेप हुआ, पहला स्टेप हुआ आपने प्रचार प्रसार किया, दूसरा स्टेप हुआ कि आपने इन बच्चों का चयन किया, फिर उस बच्चों को अपने सेंटर पे बुला करके उनका रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे करना चाहिए और क्या क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए। आप जब अपने CSC के पोर्टल पे, एजुकेशन पोर्टल पे जाएंगे तो उसमें आपको उड़ान 2 का टैब दिखेगा। उड़ान 2 को जब आप खोलेंगे तो आपको उसमें सारी बातें, पहले तो उड़ान 2 के बारे में, अर्थ केयर फाउंडेशन के बारे में सारी सूचना उसमें है। उसके बाद वो फॉर्म आता है जिसमें वो रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप जब खोलेंगे तो उसमें सबसे पहले आप बच्चे का नाम, पिताजी का नाम, पता वगैरह भरेंगे। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरना होगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि मोबाइल नंबर उस बच्चे का ही मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि बच्चे की सारी पढ़ाई उसी मोबाइल पे होगी। इसलिए ऐसा ना हो कि काफी मामलों में शुरू में लोगों ने ये गलतियां की, अब ये गलती नहीं हो रही है कि लोगों ने अपना मोबाइल नंबर दे दिया, VLE ने या किसी और का दे दिया, कुछ भी मोबाइल नंबर भर दिया, तो उसमें बच्चे की हानि हो जाएगी। बच्चा पैसा भी खर्च करेगा, उसका रजिस्ट्रेशन भी होगा, लेकिन वो सारी सूचना, सारी पढ़ाई की बातें उसके उस मोबाइल पर जाएंगी, बच्चे को कुछ पता नहीं चलेगा। The child would not get those things. So, मोबाइल नंबर शुड बी ऑफ द चाइल्ड। मतलब ये हो सकता है कि वो गरीब परिवार से है तो उस परिवार में उस बच्चे के लिए अलग से मोबाइल नहीं हो, लेकिन जो कोई अगर एक भी मोबाइल है परिवार में तो वो मोबाइल बच्चे को पढ़ने के लिए दिन में 2-4 घंटे उपलब्ध होना चाहिए, ये जरूर हो। क्योंकि अगर बच्चे को मोबाइल पढ़ने के लिए उपलब्ध नहीं होगा तो इस सारे रजिस्ट्रेशन का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मोबाइल नंबर वही हो जो पढ़ने के लिए बच्चे को उपलब्ध होगा, बच्चे का मोबाइल नंबर हो, ये ध्यान दीजिएगा, और कोई मोबाइल नंबर मत भरिएगा। तीसरी चीज, एक मिनट, तीसरी चीज कि उनका फिर जो ईमेल आईडी होता है वो भरिए। अगर बच्चे का ईमेल आईडी बना हुआ है अच्छी बात है, वो भर दीजिए। बच्चे का ईमेल आईडी होना चाहिए, यहाँ फिर किसी और का ईमेल आईडी मत भरिए, क्योंकि सारी सूचना इस ईमेल आईडी पर जाती हैं, बच्चे को मिलेंगे नहीं तो बच्चा फिर पढ़ाई आगे नहीं बढ़ पाएगा पढ़ाई में। तो अगर मान लीजिए कभी कभी होता है कि बच्चे का ईमेल आईडी नहीं है तो उसका ईमेल आईडी बना दीजिए, 1 मिनट का काम है वो। तो ईमेल आईडी बच्चे का बना के भर दीजिए। उसके बाद बात आएगी उसके क्वालिफिकेशन की और इनकम सर्टिफिकेट की। क्वालिफिकेशन तो बहुत आसान है, ये देखना कि बच्चे का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कि बच्चा जो भी कोर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कोचिंग के लिए लेना चाहता है, मतलब जो जिस नौकरी को पाना चाहता है वो, उसके लिए जो इम्तिहान होगा, जो एग्जाम होगा, उसमें हर में मिनिमम क्वालिफिकेशन निर्धारित होता है गवर्नमेंट के द्वारा। वो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो होगा तभी तो बच्चा वो एग्जाम देके और नौकरी पा सकेगा। इसलिए ध्यान रखिए कि जो बच्चा जो एग्जामिनेशन के कोचिंग का कोर्स ले रहा है उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन निर्धारित है वो बच्चे के पास हो। यानी अगर किसी भी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन निर्धारित है मिनिमम, तो बच्चा ग्रेजुएट होना चाहिए, तभी वो फॉर्म भर के वो कोर्स पढ़ के उसको फायदा होगा। इसमें एक हम लोगों ने छूट जरूर दी है कि बच्चा अगर ग्रेजुएट नहीं हो पाया है और ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है तभी आप उसको इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा जब ये कोर्स लेगा, पढ़ेगा, तब तक वो ग्रेजुएशन भी उसका साल भर के अंदर पूरा हो जाएगा, तब वो साथ साथ इम्तहान देके और सफलता प्राप्त कर सकता है। लेकिन ऐसा ना हो कि बच्चा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हो और आपने उसको ग्रेजुएशन वाले क्वालिफिकेशन के कोचिंग एग्जाम कोचिंग के लिए रजिस्टर कर दिया तो वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम फिर वो 2 साल 3 साल बाद देगा। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि उसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन जरूर हो। अगर बच्चा मान लीजिए ग्रेजुएशन नहीं है और फाइनल ईयर में पढ़ रहा है
तो जो उसका सेकेंड ईयर का मार्क्स होगा वो उसके मार्कशीट को अपलोड करना होता है, तो मार्कशीट अपलोड करिए। अगर ग्रेजुएशन कर चुका है उसका ग्रेजुएशन का मार्कशीट होगा वो उसको अपलोड कर दीजिए। यहाँ भी ध्यान देने की जरूरत यह है कि मार्कशीट बच्चे की ही हो और मार्कशीट के जगह पे कोई और भी डॉक्यूमेंट अपलोड मत कर दीजिएगा। क्योंकि एक बात मैं बता दूं कि जब ये आपका रजिस्ट्रेशन आप करते हैं और आपके सीएससी के पोर्टल से हमारे अर्थ केयर फाउंडेशन के ऑफिस में ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आते हैं, तो हमारे लोग एक एक फॉर्म को पूरा खोल करके उसकी जांच करते हैं कि सब ठीक से भरा हुआ है कि नहीं, बच्चे का जो मार्कशीट अपलोड हुआ कि नहीं, इनकम सर्टिफिकेट मार्कशीट अपलोड हुआ कि नहीं। उसमें अगर बच्चे का नाम राम कुमार है और मार्कशीट अपलोड कर दिया आपने श्याम कुमार का, तो नेचुरली वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, चला जाएगा वापस फिर करेक्शन के लिए। तो इसलिए ये ध्यान दीजिएगा कि मार्कशीट उसी बच्चे का हो जिसका रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं। ये आपने कर लिया तो फिर आपको फिर इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। वो इसलिए जरूरी होता है कि हम और आप मिलकर गरीब बच्चों की मदद करना चाहते हैं। तो ये किसी तरीके से ये जज करना जरूरी है कि जो बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो गरीब है या नहीं है। इसलिए जो सरकार के द्वारा निर्धारित 2-3 गरीब बच्चों के लिए जो आय प्रमाण पत्र होते हैं, इनकम सर्टिफिकेट, उसका ऑप्शन हम लोगों ने दिया है इसमें। आप जब इनकम वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो आपका एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा जिसमें 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि जो गरीबी रेखा से नीचे वो फैमिली का बच्चा है तो उसके पास बीपीएल कार्ड होगा। आजकल हर फैमिली जो गरीबी रेखा से नीचे उसका बीपीएल कार्ड है, वो बीपीएल कार्ड अपलोड कर दीजिए। या बच्चे के पास अगर वो SC ST का है तो उसके लिए जो अंचल सरकार के ब्लॉक ऑफिस से, अंचल ऑफिस से जो इनकम सर्टिफिकेट इशू होता है, वो सरकारी दफ्तर से इशू किया हुआ इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए परिवार का, उसको अपलोड कर दीजिए। या तीसरा है कि वो जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो उसके लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का इनकम सर्टिफिकेट इशू होता है, उसको अपलोड कर दीजिए। इस 3 के अलावा और कोई इनकम सर्टिफिकेट सरकार में मान्य नहीं होता है, इसलिए हम उसको नहीं ले पाते हैं। इसलिए और कोई जैसे कहीं कहीं लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न अपलोड कर दिया जो मान्य नहीं है, इसलिए वैसी चीजें अपलोड मत करिएगा, इनकम सर्टिफिकेट ही अपलोड करिएगा। अमूमन जो गरीब परिवार हैं, गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं, उनके पास सबके पास बीपीएल कार्ड है, वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उससे ऊपर के मान लीजिए कुछ लोग हैं लेकिन गरीब हैं, तो फिर जो अपने ब्लॉक ऑफिस, अंचल ऑफिस से अगर उनके पास नहीं है इनकम सर्टिफिकेट तो इनकम सर्टिफिकेट इशू करा लें, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होती। आजकल 2-3 दिन में आराम से बन जाता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि ये इनकम सर्टिफिकेट जरूरी होगा, अन्यथा फिर उनका भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, वो वापस चला जाएगा और वो फिर वो ठीक ठाक होकर आने में लगता है 10-15 दिन और फिर बच्चे की पढ़ाई का समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए ये गलती मत करिएगा। इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तब आपके फिर कोर्स सिलेक्शन का टैब आएगा। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो पूरा एक चार्ट खुलता है जिसमें सारे कोर्सेज का चार्ट बना हुआ है। कोर्स का नाम है, कोर्स की अवधि क्या है, कितने दिन का कोर्स है वो है, कोर्स प्रोवाइडर कंपनी का नाम है, कोर्स का जो मार्केट में क्या प्राइस आजकल है वो उसमें दिया हुआ है, और उसमें ये भी दिया हुआ है कि हम बच्चे से क्या चार्ज कर रहे हैं। उसमें आप देखेंगे हर कोर्स में जिसका किसी का 1500, किसी का 2000 जो मार्केट कॉस्ट है, हम बच्चे से 150 रुपये 200 रुपये कहते हैं जमा करने को। क्यों कहते हैं मैं आपको बता चुका हूँ पहले। तो वो है, और साथ साथ जो CSC हेडक्वार्टर की तरफ से आपको अलग से एक चार्ट जाएगा, ये गया होगा, जिसमें हर बच्चे का रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी कन्वीनियंस फी, आपका कमीशन क्या होगा वो भी उसमें लिखा हुआ है। और हम लोगों ने ये जानबूझ के आपके कमीशन को बड़ा अट्रैक्टिव रखा है। ये किसी और स्कीम से कम नहीं है, ज्यादातर स्कीम से अच्छा है, जिससे कि आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिल सके और आप अच्छे बच्चों का सिलेक्शन कर सकें और इसमें रजिस्ट्रेशन तेजी से कर सकें। तो ये जब आप कोर्स का जब खोलेंगे मेन्यू, तो उसमें आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि एक बच्चे को आप 4 कोर्स ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि कोर्स के पूरे चार्ट में 15-17 कोर्सेज हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि बच्चों को आपने 7, 8, 10 कोर्स दे दिए, क्योंकि जो हमारी एक्सपर्ट कमेटी ने जब इस पूरी बात को देखा, सारे कोर्स के मटेरियल को देखा, तो उन्होंने ये राय दी कि अगर बच्चे को 4 कोर्स से ज्यादा दीजिएगा तो उस पर इतना ज्यादा भार हो जाएगा, इतना ज्यादा लोड हो जाएगा कि वो पढ़ नहीं पाएगा ठीक से, किसी कोर्स में कुछ खास कार्य नहीं कर पाएगा और फिर उसका जो एग्जाम में वो सफल नहीं हो पाएगा, उसको नौकरी नहीं मिल पाएगी। इसलिए 4 कोर्स से ज्यादा ना दिया जाए। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि बच्चे को 4 ही कोर्स देना है। उस 4 कोर्स को टिक करिए, उसमें जो टोटल पैसा होता है वो जमा करेगा बच्चा आपके पास, उसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए।
यहाँ पे एक सुविधा और हम लोगों ने दी है जानबूझ के, क्योंकि हो सकता है कि चूंकि गरीब परिवार का बच्चा है, उसके पास 4 कोर्स वो लेना चाहता है, तो उसने उस दिन जब आपके पास आया है पहली बार, तो उसके पास चारों कोर्स के पैसे नहीं है, या हो सकता है कि वो 4 कोर्स डिसाइड नहीं कर पा रहा हो, 2 ही कोर्स डिसाइड कर पा रहा हो। तो आप जितना कोर्स का पैसा है या डिसाइड कर पा रहा है उतना का रजिस्ट्रेशन कर दीजिए आप, और बच्चे को एक चांस और दीजिए कि आप तो अगले 2-4-10 दिन में जब भी चाहो तो बाकी कोर्सेज जो बचते हैं 4 में से, उनके बारे में सोच लो कौन सा लेना चाहते हो, उसका पैसा लेके आ जाओ, हम तुम्हारा फिर से रजिस्ट्रेशन कर देंगे। मतलब ये हुआ कि एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन 2 बार हो सकता है, दोनों बार मिला के 4 कोर्स वो टोटल ले सकता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है, दोनों बार अगर आप बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मान लीजिए राम कुमार का रजिस्ट्रेशन दोबारा कर रहे हैं, तो वो उसी फोन नंबर और ईमेल आईडी पर करिए जो पहली बार आपने दिया था। कहीं कहीं गलतियां हुई हैं, ये राम कुमार का पहली बार तो कोई और फोन नंबर था, दूसरी बार कोई और फोन नंबर दे दिया, तो वो फॉर्म फिर बेचारे का रिजेक्ट हो गया, वापस हो गया, और बेचारे के पढ़ने के समय बर्बाद हुआ जब तक कि करेक्शन होके फॉर्म फिर वापस नहीं आ गया। इसलिए दोबारा रजिस्ट्रेशन हो सकता है मैक्सिमम 4 कोर्स के लिए, लेकिन उसी नंबर पे, उसी ईमेल आईडी पे होना चाहिए। तो ये जो है, ये सारी प्रक्रिया इस तरह से होती है। और ये जब आता है हमारे अर्थकेयर फाउंडेशन के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के बाद, तो जैसा मैंने बताया हर फॉर्म की चेकिंग होती है, जो सही पाया जाता है उसको हम लोग फिर जो हमारे कोर्स प्रोवाइडर हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो ऑनलाइन सिस्टम के, उनको हम भेजते हैं, वो तुरंत कोर्स के लिए बच्चे को ऑथराइज करते हैं, उनका कोड वगैरह बच्चे को चला जाता है, और बच्चा वो जैसे फिजिक्स वाला है तो फिजिक्स वाला का ऐप बच्चा डाउनलोड करता है, उसको सारा इंस्ट्रक्शन बच्चे को जाता है कि ऐसे ऐसे करिए आप, और वो सब करके बच्चा अपना पढ़ना शुरू कर देता है। समय समय पर हम बच्चों को हमारे अर्थकेयर फाउंडेशन के ऑफिस से, फिर हमारे जो फिजिक्स वाला है उनके ऑफिस से, या जो अंग्रेजी के गुरु हैं उनके ऑफिस से, या नो दाई चॉइस जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं उनके ऑफिस से ही बच्चे को हम बार बार फोन करके उनसे संपर्क रखते हैं कि बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, जिससे कि बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अच्छा रहे और बच्चा गंभीरता से पढ़े और आगे बढ़े। ऐसा नहीं होता कि हमने बच्चे का रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम बच्चे के साथ लगातार संपर्क रखते हैं। और हम लोगों ने एक और बहुत इम्पोर्टेंट इसमें चीज जोड़ी है, इसकी गुणवत्ता, इसकी क्वालिटी पूरे प्रोजेक्ट की बढ़ाने के लिए, वो है मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट। हमने देश के लोगों से ये रिक्वेस्ट की कि जो लोग पढ़े लिखे हैं या रिटायर, चाहे वो रिटायर्ड हो या नौकरी में हो, जैसे भी हो, वो चाहें तो इन बच्चों की मेंटर बनने का अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको सुन के अच्छा लगेगा कि बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश से लोगों ने इन बच्चों का मेंटर बनने के लिए अपने फॉर्म भरे हैं। ये मेंटर ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, काफी रिटायर्ड लोग भी हैं, काफी उसमें सर्विस में भी लोग हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, कुछ सरकार में हैं, कुछ बाहर हैं। और इन लोगों का काम ये है कि हर मेंटर के साथ हम 10-10 बच्चे को टैग करेंगे, 10 बच्चे को लिंक कर देंगे हर मेंटर के साथ। मेंटर का काम यह होगा कि वो हफ्ते में एक बार अपने हर बच्चे से 5-10 मिनट बात करें, उनसे बच्चे का हालचाल पूछें, उसका मनोबल बढ़ाएं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, सब्जेक्ट कैसा चल रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, और बच्चे को बार बार ये साफ समझाएं कि ये बहुत बड़ा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिंदगी बनाने का, इससे गंभीरता से पढ़ो और आगे बढ़ो। क्योंकि द मेंटर विल बी एक्टिंग लाइक एज ए फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड फॉर द स्टूडेंट। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जानबूझ के डाला, क्योंकि फिर जब एक बार मेंटर से बच्चों का रिलेशनशिप होता है, फोन पे संपर्क होता है, तो बच्चा फिर खुल के अपनी बात उनसे करता है और अपनी दिक्कतें बताता है, वो उसको सॉल्व करते हैं। तो एक बच्चे का जो आगे पढ़ने का बच्चे की इच्छा है वो और स्ट्रांग होती जाती है, वो उस गंभीरता से पढ़ता है, और उम्मीद की जाती है कि इसका असर इतना अच्छा होगा कि बच्चे एग्जाम में भी अच्छा करेंगे, उनको नौकरी मिलेगी। तो एक तरह से ये सारी स्कीम है, और ये कैसे इसमें आपको क्या करना है वो मैंने बताया। और मैं कहूँगा कि एक ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप में से हर वीएलई के लिए है, या सीएससी के हर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए है, या स्टेट कोऑर्डिनेटर के लिए है, कि वो गरीब नौजवान लड़के लड़कियों की मदद करें उनकी जिंदगी बनाने में। ये एक बहुत बड़ा काम होगा, और उसमें देखिए जब हम अच्छा काम करते हैं तो ईश्वर उसका फल हमें और अच्छे रूप में देता है। इसलिए मैं समझूंगा कि आप सब इसमें जी जान से लगेंगे, और आपके जो भी स्टेट्स हैं उनकी जो टारगेट्स बहुत छोटे हम लोगों ने दिए हैं जानबूझ के, क्योंकि हम लोगों को बताया गया कि आपके यहाँ जो टारगेट्स होते हैं वो
जल्दी अचीव नहीं हो पाते, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। चाहे वो लद्दाख हो या त्रिपुरा हो या सिक्किम हो, ये हर जगह पे इसकी जरूरत इतनी ज्यादा है और इतनी बड़ी संख्या में ऐसे गरीब नौजवान लड़के लड़कियां हैं जिनको इन कोर्सेज की जरूरत है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो आपको टारगेट दिए गए हैं 50 हो या 75 हो या 100 हो, वो तो आप 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। और जो ये पुरानी जो एक भ्रांति बनी हुई है, एक डाउट बना हुआ है कि इन स्टेट्स में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है, रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं, लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, इस भ्रांति को, इस मिथ को तोड़ दीजिए। इसको प्रूव कर दीजिए कि ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ के बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए हम ये जो भी टारगेट है हम उसको 2 से 3 दिनों में पूरा कर देंगे। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरे ध्यान से सुना। और मैं अब तैयार हूँ कि आप कोई प्रश्न पूछना चाहता हो, आपके मन में कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भी डाउट हो, तो आप खुल के बोलिए, मैं यहाँ आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। ओवर टू ऑल ऑफ यू। किसी को भी कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। अपना नाम बताइए। नसीर अहमद भट्ट। बशीर अहमद भट्ट कहाँ से बोल रहे नसीर हैं? अहमद भट्ट जी, कश्मीर से। कहाँ? कश्मीर, वाह बहुत बढ़िया। आप तो बिल्कुल हमारे देश की शान से बोल रहे हैं। देश का जो मुकुट है हमारा, देश का सबसे अच्छी जगह, वहां से आप बोल रहे हैं। वी आर प्राउड ऑफ कश्मीर एंड कश्मीरीज। Sir, if we support this project, sir, we have some doubts, but at that time we can't clear their doubts. After that, we think about the project and then we will suggest some issues. Then who will respond about that? No, I mean, if you have any doubt, you can tell me now. Not this time, sir. After some time, Okay. we'll find some gaps, sir. Then Nasir, what you should do is, then you should contact your district manager. He will Yes, sir. clear your doubts. Okay. Okay, sir. Thank you. And if necessary, if the district manager is not in a position to clarify, then he will Yes, sir. contact the state coordinator and the central office of the service center. Yes, sir. And they will Yes, sir. clarify your doubt. Don't worry about it. Okay, thank you, sir. I would say कि कश्मीर से हमें बहुत आशाएं हैं कि कश्मीर के बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ेंगे। Yes, sir. कश्मीर के बच्चों को फायदा पहुंचाइए। Yes, sir. Okay, thank you, sir. ओके। और कोई कुछ कहना चाहते हो? कोई प्रश्न किसी से भी? गुड आफ्टरनून सर। विनोद बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? सर इशफाक। इशफाक कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर जम्मू से बोल रहा हूँ मैं। हाँ इशफाक बताएं। सर आपका ये जो 2.0, आपकी आवाज कट रही है इशफाक। सर जो उड़ान 2.0 का इनिशिएटिव है, ये बहुत ही बढ़िया है। मैंने बड़े गौर से सुना है इसको और नोट भी किया है सर कि आपने कहा कि 10 करोड़ यूथ जो है वो जस्ट अभी ऐसी स्थिति में है कि वो तो अनस्किल्ड है। सर इन 10 करोड़ यूथ में सर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं सर कि मैक्सिमम जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं थ्रू द कंट्री, सर दिव्यांग जन लोग जो हैं उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि सर मैं वीएलई हूँ और मैं लोकोमोटर डिसेबल्ड पर्सन हूँ और सर एजुकेशन को लेके मैं सर मास्टर्स हूँ ज्योग्राफी में, मैंने मास्टर्स किया रिमोट सेंसिंग और एजुकेशन को लेके पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि हमारे डिसेबल्ड पर्सन्स जो हैं वो और उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ मैक्सिमम लोग बीपीएल कैटेगरी में रहते हैं। और दूसरा ऑर्फन लोग जो हैं सर, ऑर्फन की भी एक बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पे, उनके लिए भी इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया इस स्कीम के अंदर। तो सर ऐसा क्यों नहीं है कि डिसेबल्ड पर्सन्स और जो ऑर्फन लोग हैं उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन रखा जाए? थैंक यू सर, मेरा ये क्वेश्चन है। एक बात तो ये आप बता दो कि जो भी डिसेबल्ड भाई होंगे, दिव्यांग जन जो हैं, वो किसी न किसी परिवार के बच्चे होंगे, है ना?
तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि दिव्यांग जन को हम इसमें नहीं दे रहे हैं। वो तो हमने कहा ना कि जो भी बच्चे दिव्यांग भी हों, वो पढ़ना चाहें तो आप उनका फॉर्म इसमें भरवाएं और उनको इससे फायदा लेने दें। रही ऑर्फन की बात, ऐसा नहीं है कि ऑर्फन को भी हम लोगों ने इससे बाहर रखा है कि हाँ, ऑर्फन का कोई अपना परिवार नहीं होगा तो उसका जो, मान लीजिए अगर कोई संस्था उनकी देखभाल करती है, कोई अगर उनको मदद करता है, तो फिर उस व्यक्ति या संस्था के माध्यम से हम उनको फिर फायदा पहुंचा सकते हैं, उनका हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अलग से भी, अगर ऑर्फन्स है तो। लेकिन दिव्यांग जनों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी स्कीम में दिव्यांग जन को हम कवर कर सकते हैं बहुत आसानी से। और कोई? हेलो सर, बताएं क्या नाम है? सर इम्तियाज अहमद डार। बताएं आप एक बार फिर से बता दें। इम्तियाज अहमद डार, इम्तियाज अहमद डार। हाँ, इम्तियाज कहाँ के रहने वाले हैं? जी सर, जम्मू कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट बडगाम से। किस इलाके में? बडगाम से। बहुत अच्छा, बताइए। जी सर, जो आपने बोला ना सर इनकम सर्टिफिकेट, इनके सर किन को चाहिए? ये आपका चाहिए या उनका जो इसको रजिस्ट्रेशन करने है सर? देखिए, इनकम सर्टिफिकेट जो नॉर्मली होता है ना, वो परिवार का इशू होता है। कभी सरकारी कार्यालय का कोई भी देखेंगे आप इनकम सर्टिफिकेट, तो वो परिवार का आय प्रमाण पत्र होता है ना। इसलिए किसी के एक नाम से नहीं होता, उनके बाप का नाम जरूर होगा उसमें, लेकिन वो परिवार के सभी जनों का मिलाकर के जो टोटल इनकम होगा वो इनकम सर्टिफिकेट में आता है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, एनीबडी एल्स? गुड आफ्टरनून सर। बताएं नाम। आबिद सर, आबिद लद्दाख से। हाँ आबिद, बताइए। लद्दाख का इलाका तो बहुत ही सुंदर इलाका है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। 3 बार जा चुका हूँ मैं, और जी सर, लद्दाख में थैंक तो आप यू। बहुत काम कर सकते हैं इसमें। जी सर, बताइए। 2 क्वेश्चंस हैं सर मेरे। पहला तो हमारे यहाँ बहुत सारे रिमोट एरियाज हैं जिनमें नेटवर्क का इशू रहता है, राइट। और दूसरा जो इनकम बताया गया है उसमें कोई मतलब कितनी इनकम होनी चाहिए, उसका कोई वो है सर प्रोविजन? देखिए, मैंने बताया ना, एक तो पहले इनकम वाली बात करते हैं। एक तो बीपीएल कार्ड है, तो वो पता है सबको कि बीपीएल कार्ड है, तो फिर और कोई प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। दूसरा, जो हम लोगों ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट मांगा है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो इनकम होता है वो 8 लाख प्रति वर्ष से नीचे होना चाहिए। तो उसी को हम लोगों ने मैक्सिमम क्राइटेरिया रख दिया है कि किसी भी परिवार के किसी भी बच्चे का जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसकी इनकम 8 लाख प्रति वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से इसमें आप बहुत बड़े जनसंख्या को आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि 8 लाख रूरल एरियाज के लिए काफी होता है, इससे काफी बड़ी संख्या में लोग इसमें कवर हो सकते हैं। और दूसरी बात रही, जो आपने कहा, ये बात सही है। हम लोगों ने भी जब प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के पहले इसका डिटेल सर्वे किया था, तो ये पाया था कि कुछ इलाके ऐसे हैं रिमोट एरिया जहाँ नेटवर्क इशू रहती है। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है उसमें मैंने एक बात बताई थी आपको, फ्लेक्सी टाइम एंड फ्लेक्सी लोकेशन कॉन्सेप्ट। मैंने मान लीजिए बच्चे को दिन में किसी समय नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो रात के किसी समय पढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि दिन में क्लास चल रहा था, नेटवर्क नहीं था इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया, मैं क्या करूं, ऐसा नहीं है। बच्चे को अगर रात में भी नेटवर्क मिलता है तो रात में पढ़े, उसको रिकॉर्डेड सेशन सारा मिलेगा, वही पूरा रिकॉर्डेड होगा, उसमें क्वालिटी में कोई कमी नहीं रहेगी, इसलिए वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू। Good afternoon, sir. I have a question to ask, sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए नाम। सर मैं चरणजीत Sir, सिंह my बोल name रहा हूँ is- कश्मीर से। कहाँ से? कश्मीर से सर, श्रीनगर से। बहुत बढ़िया। कश्मीर के किस कॉलोनी से बोल रहे हैं? मैं त्राल एरिया से बोल रहा हूँ, पुलवामा से। गुड, वेरी गुड, बताइए। सर आप कह रहे हैं कि गरीब बच्चों का हम सपोर्ट करें और उनको ये कोर्सेज ऑफर कराएं। गरीब बच्चों को हम स्कॉलरशिप क्यों नहीं आप शुरू करते हैं, थोड़ी छोटा मोटा अमाउंट, जिससे उनका इंटरेस्ट बढ़े और वो इसके पास आए और कोर्सेज करने की कोशिश। चिरंजीत, ये जो कोर्स का अगर कॉस्ट 2000 है, बच्चा 200 रुपए दे रहा है, तो 1800 रुपए तो उनके स्कॉलरशिप ही हुई ना। हम उसको स्कॉलरशिप का नाम नहीं दे रहे, लेकिन उनके बिहाफ पे जो हम वो पेमेंट कर रहे हैं कोर्स प्रोवाइडर को, फिजिक्स वाला हो या जिस किसी को भी, वो एक तरह से स्कॉलरशिप ही है। ट्राइबल एरिया के जो बच्चे होते हैं उनका एक इंटरेस्ट होता है, पेरेंट्स का भी, वो अच्छी इनकम नहीं रखते हैं, ठीक सर्टिफिकेट बात है। जरूर होता है उनके पास।
तो अगर उनको इधर से ही कुछ मिलेगा वो लोग आएंगे इसको ज्वाइन करने। नहीं, ऐसा है ना कि हम जैसा मैंने बताया कि हम एक तो कैश या कोई इस तरह से स्कॉलरशिप उनको बांटने के पक्ष में हम नहीं हैं। हमने उनकी स्कॉलरशिप को ही कन्वर्ट कर दिया है कि जो खर्च उनको कोचिंग के लिए कोर्स लेने में या और इंग्लिश सीखने का कोर्स लेने में या पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स लेने में जो खर्च लगेगा उसका 90-95% ही हम स्कॉलरशिप के रूप में उनकी तरफ से पेमेंट करेंगे और उनको सिर्फ वो 5-7% जो मैंने कहा ना 100-200 रुपए देने पड़ेंगे। और वो भी क्यों हम लोगों ने रखा, मैंने आपको कारण बताया था। हेलो सर। Sir, am I audible to you, sir? सर हेलो, बोलिए, नाम बताइए। फारूक अहमद सर। हाँ फारूक बताइए, बहुत देर से आपकी फोटो देख रहा हूँ। जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। हाँ, कैसे हैं फारूक आप? अच्छे हैं सर जो इनकम बोली ना आपने, मैक्सिमम इनकम 8 लाख, इसमें तो बहुत से गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं जो 8 लाख की इनकम के अंदर आते, क्या उनके बच्चों की भी हम अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। Yes, sir, am I audible to you, sir? Yeah, you are. Yes, sir. Sir, my name is Ishfaq and I'm from district Kupwara, Kashmir. Ashfaq, Ashfaq, I can't see your photograph. Can you switch on your camera? No, yes, sure, sir. Am I visible to you, sir? No, now you're visual, Ashfaq. How are you? Yeah, I have a very simple question to ask, sir. Is there any training module, digitized training module for VLEs, with the help of which we'll be able to, register all these citizens, under this scheme, so that we will not have to call the district manager for every, simple, procedure that we may encounter during the registration? Yeah. There are two things. One, there is a PowerPoint presentation in detail, right, which gives you step by step every detail. Then there is a write-up, and there is an FAQ, frequently asked questions. And there are recorded videos also which are available. So that will be made available to you by your CSC district manager and your state coordinator. उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. Don't need to ask anybody. गुड आफ्टरनून सर। क्या बताइए, कौन बोल रहे हैं? सर अब्दुल मजीद बोल रहा हूँ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट राजौरी से। हाँ, राजौरी से मजीद साहब, बताइए कैसे हो? बढ़िया सर। एक्चुअली सर मुझे ये पूछना है कि इसमें कोई एज लिमिट वगैरह है या नहीं? नहीं, कोई एज लिमिट नहीं है। और इसमें VLE खुद को भी रजिस्टर्ड कर सकता है क्या? हाँ भाई, मैं तो कहूँगा, देखिए एक हिंदी में कहावत है, पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा नहीं, चिराग तले अंधेरा होता है। सुना है? जी। तो चिराग तले अंधेरा नहीं होना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए अगर VLE की अंग्रेजी खुद कमजोर है, मान लीजिए VLE का बच्चा है वो ठीक से नहीं पढ़ पाया है, उसकी अंग्रेजी कमजोर है, वो स्मार्ट नहीं है, VLE के घर में ऐसे कोई रिश्तेदार हैं, तो उनको तो पहले VLE को रजिस्टर करना चाहिए। I think nobody then. So, sir, I have one query, sir. Okay. Tell me your name and then. Sir, my name is Noyan Ranjan Pal. Sir, yes, issue is that, Nayan, sir, I could not attend the meeting on time due to my some personal problem. Can I get a recorded video or whatever, anything? Nayan, as I just said to Ashfaq, there are enough material which will be given to you by your district manager. There is a PowerPoint presentation, there is a write-up, there is FAQs, everything is there which will be making things very clear to you. So उसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी. Great, sir. Anything else, or think Mukammel or Naveen, whoever is there, then we can, Manish, whoever is there, we can close the meeting. Yes, sir. Is there any doubt from Tripura team? Sandeep ji? No, sir. All these things are clear for the discussion. Your target is very small. Just a minute, Manish. Sandeep, त्रिपुरा में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 2 दिन में सारा पूरा? हाँ सर, हो जाएगा। आप ये अगर कर लेंगे पूरा तो उसके बाद आपको और भी दे सकते हैं। श्योर सर, हम कराएंगे, सबको ही हम कराएंगे। CSC एकेडमी, IABF सेंटर जो है और भी VLE जो है
जो अर्बन और रूरल एरिया में है और जो लेना चाहते हैं। और हमारा स्टेट से तो आपको पता ही है सर कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी अभी सारे सिस्टम शुरू हो गए, तो हम इसको कराएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल कराइए, सभी स्टेट 2 दिन में अपना टारगेट अवश्य पूरा करें। यस प्लीज मनीष, गो अहेड। Yes, Aman from J&K team. सभी को मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, पीएल जितने भी हमारे ज्वाइन है। अमन फ्रॉम JNK, अमन आर यू देयर? यस सर। अमन हैं आप? यस सर। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ अमन, फिर देखिए JNK हमारे देश की नाक है और हमारे देश का मुकुट है, वो भारत माता का मुकुट है। इसलिए JNK में सबसे अच्छा काम होना चाहिए और 2 दिन में टारगेट पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, पूरी कोशिश करेंगे सर, कंप्लीट करेंगे सर इसको। वंडरफुल, करिए। थैंक यू सर। ओके। From Ladakh team. गुड आफ्टरनून सर। लद्दाख से कौन है? इलियन सर, इलियन बहुत अच्छा। आपकी जगह जो है ना वो एक तरह से मुझे स्वर्ग लगी। मैं 3 बार होके आया हूँ लद्दाख। मैं उम्मीद रखूंगा कि लद्दाख का टारगेट 2 दिन में पूरा हो और आपको और टारगेट चाहिए होगा हम और दे देंगे। ठीक है सर, हो जाएगा सर। ओके, ऑल द बेस्ट। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। ओके मनीष। Yeah, thank you sir. ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। सबका दिन बहुत अच्छा गुजरे, अच्छे हो आप सब, अच्छे रहें।